बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप और आपके फैमिली मेम्बर अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास करम और रहमत से बखैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिजिक्स न्यू बुक जो 2025 में आई थी उसके चैप्टर नंबर 4 जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इसकी स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है और ऑप्शन बेस्ट कौन सा हो सकता है। कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा किसी भी टेस्ट में या किसी भी एग्जाम्स में तो आप इसको बड़ी इजीली और आसानी से कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स आपको अच्छी तरह और टाइम पर अवेलेबल हो, तो इस तरह आपकी साथ साथ तैयारी होती रहे। बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 4.1। तो जब हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि 4.1 जो है इस स्टेटमेंट में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और फिर उसके रेफरेंस के साथ हमें ऑप्शन क्या दिए गए। 4.1 तो इसमें है बेटा कि ए पार्टिकल इज सिमल्टेनियसली acted upon by two forces 4 and 3 न्यूटन। यानी एक पार्टिकल है जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और सिमल्टेनियसली न्यू समझे इकट्ठी एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक फोर्स है 4 न्यूटन और एक फोर्स है 3 न्यूटन। द नेट फोर्स टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगी? क्या वो 1 न्यूटन होगी? वो बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन होगी? सी ऑप्शन में है कि 5 न्यूटन होगी। डी ऑप्शन में है कि 7 न्यूटन होगी। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि हमारे पास ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर अगर एक फोर्स इस तरह लग रही है और वो सपोज कर लें कि वो 4 न्यूटन है और दूसरी इसके अपोजिट डायरेक्शन पर लग रही है और वो है 3 न्यूटन। क्योंकि ये अपोजिट पर है तो अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे माइनस से इसका आंसर जो है वो 1 न्यूटन आएगा, क्योंकि ये भी फोर्स न्यूटन में है और ये भी फोर्स न्यूटन में। एक ऑप्शन तो ये है, एक हो सकता है कि बट फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शंस पर हों, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि फोर्सेस जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन पर हों। अगर एक डायरेक्शन पर हो सकती हैं तो फिर दोनों फोर्सेस आपस में ऐड हो जाएंगी और ऐड होकर हमारा आंसर आ जाएगा 7 न्यूटन। अब हमारे पास, अब हमें तो नहीं कंफर्म कि डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं, हो सकता है दोनों सेम हो, तो इसका मतलब है आंसर 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमारा बेस्ट ऑप्शन है कि बी ऑप्शन के बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। 5 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 7 भी हो सकता है अगर दोनों एक डायरेक्शन पर होंगी। ठीक है, तो लेकिन अब हमें कंफर्म नहीं है, यहाँ डायरेक्शन कुछ नहीं बताई, इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी है। आई होप कि ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अ फोर्स इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। एक फोर्स है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या सिर्फ एफ होगा, ठीक है, या बी होगा या सी होगा या डी होगा? अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है अगर हम उसका फार्मूला अगर याद हो, क्योंकि फोर्स है, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम वाई कंपोनेंट कहते हैं, एफ वाई जो है ये हमेशा होता है एफ वाई। अगर एफ है तो एफ यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड, और वाई के साथ याद रखें साइन का एंगल आता है, साइन एंगल ऑफ थीटा। अब थीटा वो एंगल है जो फोर्स बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, यानी आप यूं समझ लें कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब ये अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो फिर यहाँ एक फोर्स लग रही है और ये फोर्स एफ है। हमें नहीं पता ये कितनी है, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है ये बता दिया गया है कि 60 का है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वाई एक्सिस वो फाइंड करना है।
तो जब हम वाई एक्सेस देखते हैं तो इस तरह ऊपर की तरफ होता है, वो एफ वाई होता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो इस तरह एफ एक्स होता है, एक्स की डायरेक्शन। अब एफ वाई जो है, ये याद रखिएगा, एफ वाई जो है वो एफ साइन थीटा के इक्वल होता है, और एफ एक्स जो है वो एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन वाले देखें इसमें ये है, और एंगल जो है वो थीटा है। थीटा का मतलब है यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एफ साइन 60 डिग्री, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। 4.3 है बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म कहते हैं, कपल कहते हैं। कपल का मतलब टू होता है, टू फोर्सेज हैं। कपल आर्म का मतलब है कि जो दो फोर्सेज हैं उसका डिस्टेंस जो है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से, यानी जहां से वो चीज घूम रही है, उसको कपल आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म उसको कहते हैं, ये भी डिस्टेंस है बेसिकली। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है कि जब फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में रोटेशन आ जाए, वो बॉडी घूम जाए, तो उसको हम टार्क कहते हैं। बेसिकली वो टार्क बन जाए। अब 4.4 है, इसमें है कि इफ F1 F2 आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी एक बॉडी है उस पर दो फोर्सेज लग रही हैं, एंड टा, इसको कहते हैं टार्क, टा पढ़ते हैं इसको, एंड टार्क इज द टार्क प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। यानी जब बॉडी पर दो फोर्सेज लग रही हैं F1 और F2, तो बॉडी जो है वो घूम जाती है, यानी बॉडी में रोटेशन आ जाती है। बॉडी टार्क, जैसे हम दरवाजे पर डोर पर फोर्स लगाएं तो डोर जो है उसमें रोटेशन आती है, डोर घूमना शुरू कर देता है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगर वो हम ये कहें कि ये दो सिचुएशन है कि F1 और F2 बॉडी पर लग रही हैं और बॉडी में टार्क भी प्रोड्यूस हो रहा है, द बॉडी विल बी कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम, बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में कब होगी? तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है। हम इसके ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन को बेटा हम थोड़ा सा स्क्रीन पर जरा क्लियर कर लें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से फिर समझ सकें। हमारा 4.4 है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 4.4 की स्टेटमेंट जो है मैंने आपको बता दी है। अब इसका जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं कि हमारा बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा। तो अब दो फोर्सेस लग रही थी बॉडी पर और साथ साथ टार्क भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें कहा गया कि कंप्लीटली इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। तो कंप्लीटली का लफ्ज का मतलब है कि F1 F2 इस फोर्स का भी सम, और जो टोटल है उस टार्क है इसका भी टोटल टार्क सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसको हम कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। फोर्सेस जो लग रही हैं उनका सम करें तो भी 0, जैसे इसको कहते हैं सिग्मा, F का मतलब है सम ऑफ फोर्स, वो 0 हो गई है। इस तरह सम ऑफ टार्क जो है ये भी 0 हो गया है। ये वो ऑप्शन है जिसमें दोनों जो है टार्क और फोर्स 0 है, तो इसी को हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहते हैं। बाकी ऑप्शन में देखें, यहाँ टार्क 0 नहीं है, यहाँ फोर्स 0 नहीं है, यहाँ भी फोर्स 0 नहीं है, टार्क 0 है, यहाँ फोर्स और टार्क दोनों 0 नहीं है। तो इसको दोनों 0 होने चाहिए, जिसका मतलब हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए। होप ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। 4.5 की बड़ी तरफ चलते हैं। 4.5 की स्टेटमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल्स बाय अ बैलेंस हैविंग अनइक्वल आर्म, यानी एक बैलेंस है उसके पास जिससे वो अपनी आर्टिकल्स को सेल आउट कर रहा है, बेचता है। ठीक है, अनइक्वल आर्म ऑफ पेन, उसकी जो पेन है ना उसके आर्म्स अनइक्वल है। इसका मतलब है यूं समझ लें कि ये रॉड है और एक जो पेन है वो यहाँ है, इस तरह ये इसका पेन है, और एक उसका पेन जो है वो इस साइड पर है। ठीक है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है पकड़ने का वो सेंटर में होना चाहिए, वो सेंटर में नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली उसने यहाँ बनाया, यहाँ से वो होल्ड करता है और होल्ड करके इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब देखिए इस पेन का जो डिस्टेंस है जहां उसने बैलेंस करना है, ये डिस्टेंस
ठीक है, सॉरी, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो कम है, और इस पेन का जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसमें वो क्या करता है कि इफ यू पुट द वेट इन द पेन हैविंग शॉर्टर आर्म, जिसकी आर्म जो है वो शॉर्टर है, यानी जो अपना वेट है ना, जो उसके पास वेट है वो यहाँ डाल देता है। ठीक है, देन द कस्टमर इफ यू पुट द if you put the weight in the pen having shorter arm then the customer, तो कस्टमर के साथ क्या होगा, कस्टमर को लॉस होगा, यानी कस्टमर अपनी जो चीजें खरीदेगा उसका वजन कम होगा, या उसको ज्यादा चीजें मिलेंगी, या ना उसको जो है वो लॉस होगा ना वो गेन करेगा, यानी ना ज्यादा चीज मिलेगी। ये नॉट सर्टेन, यानी एक्चुअली, लेकिन ये आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में पढ़ा हुआ है कि जो टार्क है उसको हम, ये जो जहां पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर यहाँ जो हमने चीजें रखनी है, अब वो चीजें किसमें रखेगा, आर्टिकल्स रखेगा इस पेन में, जिसको आप बी कह रहे। तो बी का डिस्टेंस ज्यादा है, जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो यहाँ कम चीजें आएंगी, क्योंकि कम चीजें जो हैं, जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ती है, तो ये बॉडी इजीली रोटेट हो जाती है। यहाँ जो उसने बेसिकली डिस्टेंस आर्म जो है वो उसका कम है, तो यहाँ जो उसने जो है वो अपना वेट रख दी है, तो इस वेट के अकॉर्डिंग यहाँ जो चीजें हैं वो कम रखी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर को वो जो चीज देगा वो कस्टमर जो है वो लॉस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ये लॉस हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरह लॉस होगा। 4.6 में अ मैन वॉक्स ऑन आर्ट टाइट रोप, ही बैलेंसेज हिमसेल्फ, वो अपने आप को बैलेंस करता है बाय होल्डिंग अ बम्बू स्टिक हॉरिजेंटली, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ, ये किसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी हमने 4.5 डिस्कस किया है, 4.4 भी डिस्कस किया था, उसमें ऑप्शन ए है, और इसमें जो है कस्टमर को लॉस होता है बेटा। अब हम इसकी बात कर रहे थे कि एक आदमी जो है वो होल्डिंग बॉम्ब और वो टाइट जो है वो किसी रोड पर वॉक कर रहा है, रस्सी पर चल रहा है, तो ये किस चीज की एप्लीकेशन है। अगर आप सपोज कर लें कि ये जो है ये रस्सी है कोई, और यहाँ जो है वो आदमी, ठीक है, वो वॉक कर रहा है, या इसके ऊपर जो है वो ठहरा हुआ है ऐसे, और उसके आर्म्स में यानी उसके हाथ में जो है वो ऐसे स्टिक है, जिसने उसने दोनों साइड पर बैलेंस किया हुआ। अब वो जो बैलेंस, ये वाला सेंटर पॉइंट बैलेंस है, यहाँ से बैलेंस से राइट साइड पर डिस्टेंस, लेफ्ट साइड पर डिस्टेंस, जैसे सी सा होता है ना, जो हम बच्चे झूला लेते हैं, सी सा, एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, और ये सेंटर पोजीशन पर वो रोटेट होता है। तो अगर बच्चों का डिस्टेंस जो है वो ऐसे दोनों साइड बैलेंस से सेम होगा, तो बच्चे जो हैं वो इजीली अप एंड डाउन जा सकते हैं, जिससे एक बच्चा ऊपर जाएगा दूसरा नीचे, तो बैलेंस होता है। यहाँ ये यही बैलेंस करता है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर बच्चा नीचे आएगा तो ये वाली डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बनती है, ये नीचे आएगा तो ये डायरेक्शन बनती है। तो आप देखिए ये क्लॉक, ये जो है सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, और ये जो है ये क्लॉकवाइज बन रही है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट होता है या टार्क होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। और ये किस प्रिंसिपल में होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में होता है, नहीं। न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन में होता है, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जी सी ऑप्शन जो है हमारा ये बेस्ट ऑप्शन है, इसमें होता है। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम क्लियर करते हैं पहले अपनी स्क्रीन पर, और आपसे इतनी देर में रिक्वेस्ट है कि बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले लेक्चर आपको टाइम पर मिल सके और आप इसके साथ साथ तैयारी कर सकें। तो जो थर्ड हमारा था बेसिकली वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये नहीं है हमारा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है ये हमारा बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। 4.7 है बेटा, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पर होगी,
जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट से लोएस्ट होती है तो बॉडी मोर स्टेबल होती है, ये याद रखना है आपने। हाईएस्ट पोजीशन पर तो स्टेबल ही नहीं होगी, एट द लोएस्ट पोजीशन पर ये हो सकती है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये भी नहीं होगी, एट एनी पोजीशन ये भी नहीं होगी। लोएस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। बी इसमें आपने बी 4.7 का बी एट द लोएस्ट पोजीशन। 4.8 है द सेंटर ऑफ मैस ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मैस कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मैस किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां हम ये सपोज करते हैं कि सारा मैस इसी पोजीशन पर होगा। तो वो कहाँ लाई करेगा? वो पॉइंट लाई ऑलवेज इनसाइड द बॉडी। क्या वो हमेशा बॉडी की अंदरली साइड पर होगा? या लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी। क्या वो हमेशा बॉडी के बाहर वाली साइड पर होगा? या फिर वो करेगा लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। क्या वो बॉडी की बाहर वाली सरफेस पर होगा? अगर ये कोई बॉडी है, क्या मैस सारा सेंटर में होगा इस पॉइंट पर, या फिर ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी, या कहीं बॉडी के बाहर होगा, या फिर बॉडी की सरफेस पर होगा। ठीक है, ये तीन हमने जो है वो बेसिकली ये पहले तीन जो है, ठीक है, इसको आप ABC कह लें, ये वो पॉइंट। तो बेसिकली ना तो सेंटर ऑफ मैस कुछ पोजीशंस पर वो सेंटर ऑफ मैस सेंटर में ही होता है, लेकिन सारी बॉडी का नहीं होता। कुछ का बॉडी का थोड़ा सेंटर से पॉइंट बॉडी की आउटसाइड भी होता है, उसको बैलेंस करने के लिए। और सरफेस पर भी होता है, सरफेस पर भी कुछ बॉडी बैलेंस हो जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो इसमें ऑप्शंस के तौर पर जो हमारे पास आया हुआ डी ऑप्शन ये बेस्ट है कि मे लाई विद इन, हो सकता है विद इन हो, आउटसाइड हो, या ऑन द सरफेस हो। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। ये ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया। 4.7 भी बेटा हमारा आ गया, और इसमें हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट 4.6 में। तो होपफुली ये हमारे जो है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 4.9 क्वेश्चन है बेटा, और 4.10 क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें 4.9 में है हमारे पास सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस। यानी एक सिलेंडर है और सिलेंडर रेस्ट पर है, यानी सिलेंड्रिकल शेप है और वो अपनी सर्कुलर बेस के साथ रेस्ट पर है। तो उसमें से कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, क्या अनस्टेबल होगी, क्या न्यूट्रल होगी, या नन ऑफ दीज? यानी अब सिलेंड्रिकल का मतलब है, यूं समझ लें ये कोई सिलेंडर है और सिलेंडर का बेस भी ऐसे सर्कल में होता है, आपको पता है, और इसी तरह जो है इसकी आउटर साइड भी ऐसे सर्कल में। तो हमने इसको इस तरह रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, ये बेस के साथ। तो बेस के साथ ये ग्राउंड पर या कहीं टेबल पर है तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल स्टेबल है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ कहीं होगा, तो वो भी डाउनवर्ड है, और इसका डिस्टेंस भी अर्थ से कांस्टेंट है। तो इसी पोजीशन को हम स्टेबल पोजीशन कहते हैं। अब ये अनस्टेबल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब है कि आप बॉडी को रोल करेंगे, हम इसको रोल भी नहीं कर रहे, और इसका मतलब है हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है स्टेबल होगा। नन ऑफ दीज ये भी नहीं होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। 4.9 4.10 की तरफ चलते हैं। 4.10 में है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय। सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का सेंटर होगा। तो अगर बॉडी कोई मैस यहाँ है और वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल में, तो उसका मैस होगा और उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, और उस बॉडी का सेंटर से भी कुछ डिस्टेंस होगा जिसको हम रेडियस कहते हैं। जिसमें देखें इसमें मैस आ गया, वेलोसिटी आ गई और रेडियस आ गया, तीन चीजें होंगी। ये जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो बॉडी के ऊपर एक खास फोर्स लगती है जो बॉडी को सेंटर पे ही सर्कल में रखने पर मजबूर करती है, और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो उसमें ये तीन चीजें हैं, M, V और R,
तो अगर आपको याद हो तो इसमें एम वी का स्क्वायर होता है और साथ डिवाइडेड बाय रेडियस आ जाता है। रेडियस जो है वो वेलोसिटी का स्क्वायर लिया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो सी ऑप्शन है ये बेस्ट है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। होपफुली ये आज के जो है वो चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।